जय हिंद साथियों। मैथ्स के इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा नजदीक है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया है ऐसे, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा। हालांकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ से मैथ्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है ना। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न पढ़िए क्या है कि एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 23% छूट देकर भी 10% लाभ कमा लेता है। यदि एक वस्तु पर उसका लाभ 56 रहा हो तो उस वस्तु की विज्ञापित कीमत कितने रुपए रही होगी, ये है। ठीक है। ऑप्शन क्या है? 820, 790, 780 या 800। तो लगाइए कैसे इस सवाल को लगाएंगे। देखिए, पहले तो समझिए कि प्रश्न वाला कह क्या रहा है ना। प्रश्न वाला क्या कह रहा है, मतलब पूछ क्या रहा है आपसे। तो पहले देखिए दिया क्या है, अपनी विज्ञापित कीमत। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, विज्ञापित कीमत मतलब क्या? अंकित मूल्य, है ना। अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर भी 10% लाभ कमा रहा है। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अंकित मूल्य, अगर हम माने कि एमपी क्या है, 100 रुपए हो, मार्क प्राइस अगर मान लिया 100 रुपए हो, तो कितने बेच रहा है बताओ? 100 में 23% का छूट दे रहा है। जो डिस्काउंट दे रहा है डी, वो कितना है? 23% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 100 में जब 23% का डिस्काउंट देगा, 23% कितना होगा? 23 रुपया होगा। 100 का 23% 23 रुपया होगा। तो 100 में से 23 घटाएंगे, कितना बचेगा बताइए? 77। ठीक है, 100 में से 23 घटाने कितना बचेगा? 77। अब ये 77 क्या है? सेलिंग प्राइस मतलब ईएसपी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। फिर ये कह रहा है कि 10% लाभ कमा लेता है। अच्छा, लाभ किस पर कमा रहा है? कॉस्ट प्राइस पर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सीपी का 110%, सीपी का 110% किसके बराबर होगा? एसपी के, मतलब 77 के। यही तो है, बताइए। सीपी का 110% किसके बराबर होगा? सेलिंग प्राइस के, मतलब 77 रुपए के। ठीक है, तो यहाँ से इसको लगा लीजिए। देखिए, जीरो से जीरो काट देते हैं। 11 सत्ते 77, तो सीपी कितना आ गया? 70 रुपया। 70 रुपया ही तो आया। क्या पूछा है? तो उस वस्तु की विज्ञापित कीमत कितने रुपए रही होगी, मतलब क्या पूछ रहा है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमें क्या निकालना है? मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट? देखिए, प्रश्न कह रहा है यदि एक वस्तु पर उसका लाभ 56 रुपए रहा हो, लाभ 56 रुपए मतलब प्रॉफिट कितना है? 56। यहां से देखिए, सेलिंग प्राइस 77, कॉस्ट प्राइस 70, तो बताइए प्रॉफिट कितना आया? 7। अब प्रॉफिट की वैल्यू कितना है? 7। और ये 7 किसके बराबर है? 7 किसके बराबर है? 56 के। 7 किसके बराबर? 56 के। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितना? 8। 7 से भाग देंगे, कितनी बार आएगा? 8 बार आएगा ना। 8 बार ही तो आएगा। तो देखिए, आई की वैल्यू 8 आ गई, तो 100 की वैल्यू हमें निकालना है मार्क प्राइस। तो 100 में 8 से गुणा कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया? ओरिजिनल प्राइस, मतलब 800 रुपया इसका सही उत्तर होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है एक दुकानदार अपनी विज्ञाप्ति कीमत मतलब मार्क प्राइस पर 23% छूट देकर भी 10% का लाभ कमा रहा है। इतना तो वो दिया है। अब यहाँ से आप एमपी, सीपी और एसपी के जो संबंध है, मतलब एसपी, एमपी और सीपी में जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं। उसको निकालने के बाद फिर कह रहा है कि उसका लाभ जो एग्जैक्ट प्राइस है कितना है? 56 रुपए है। 56 रुपए का एग्जैक्ट लाभ हो रहा है उसको, ठीक। तो मार्क प्राइस आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हमने माना मार्क प्राइस हमारा 100 रुपए है, तो 100 रुपए पर 23% का डिस्काउंट यानी कि 77 रुपए में बेचा। अब 77 रुपए में अगर बेचा है तो कास्ट प्राइस पे ही तो बेचा है। अच्छा, कास्ट प्राइस हम क्यों ज्ञात करेंगे? क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है। और प्रॉफिट कब पता चलेगा? जब हमें एसपी और सीपी दोनों पता हो। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमने निकाला। कॉस्ट प्राइस का 110%, क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस का 110% किसके बराबर? 77 रुपए के बराबर। तो यहाँ से सीपी कितना है? 70। अब 77 और 70 में कितने का अंतर? 7 का। वो किसके बराबर है? प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट 7 रुपए किसके बराबर? 56 के। तो यहाँ से एक की वैल्यू 8 है और मार्क प्राइस में 100 है, तो सबने माना था। तो एक की वैल्यू 8 है, तो 100 की वैल्यू 800। ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि 10%, 12% और 5% की क्रमिक छूट किसके बराबर होगा? मतलब के बराबर एक अकेली छूट कितने परसेंट के बराबर होगा? जैसे 10%, 12% और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उसको कैसे निकालते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट? देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? दो को ले लीजिए। देखिए, 10%, 12% है ना, तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है कि ए मतलब 10% प्लस 12 प्लस 10 × 12/100। पहले दो दो का निकालते हैं ना, इनका निकालना बहुत, देखिए यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? माइनस। डिस्काउंट में माइनस रहता है और वहीं सक्सेसिव प्रॉफिट में प्लस रहता है, ठीक। अच्छा, तो सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट निकालना है, दो दो के हिसाब से निकालेंगे। पहले इन दोनों को निकालते हैं, तो यहाँ से दो बनेगा। जैसे पहले हम 10-12 का निकाल लेते हैं, तो यहाँ से जो बनेगा वहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ बचा, तो यहाँ से इनका इनका करके निकालेंगे तो हमारा मिल जाएगा, ठीक। तो इसको निकालते हैं पहले। तो 10-12 कितना होगा? 10 और 12 22, और यहाँ से काट दीजिए। 22 में से 1.2 घटाएंगे, कितना बचेगा बताइए? 22 में से 1.2 घटाएंगे तो बचेगा 20.8, ठीक। और हमें निकालना किसका? 5 का, तो 20.8।
और कितना आएगा, 3 अंक पे, मतलब 1 अंक पे दशमलव है, यहाँ से 1 अंक पे यहाँ है, 2 अंक पे यहाँ, 3 अंक पे दशमलव। इसको समझ में आया कैसे कि हम देखिए 1 अंक पे दशमलव यहाँ है, और जब 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पे और दशमलव हो जाएगा, मतलब 3 अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो वहाँ से 1.04। इसका मतलब 20.8 में अगर 5 में कितना हो गया, 25.8। 25.8 में से देखिए लिख देते हैं, 25.8 में से कितना घटाना है, 1.04। कितना है देखिए, यहाँ तो 76 आ जाएगा, 76 दशमलव कितना, 23.76%। ठीक, 24 आएगा, 1/24। हाँ, 25 में से एक कितना, 24, और यहाँ कितना, 0 लिख सकते हैं, तो वहाँ से 24.76%। आया समझ में? बताइए प्रश्न समझ में आया कि नहीं? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा है, सक्सेसिव डिस्काउंट का, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए जो फार्मूला बनता है, क्या बनता है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। ठीक, वहां से हमने निकाला, तो जो हमारा एक बना, वहां से हमने दूसरे को जो सक्सेसिव डिस्काउंट में चेंज किया, कितना है 20.5, और 5 को जब लगा निकाला तो वहां से कितना बचा, 25.8, वहां से घटा दिया 1.04, कितना बचा, 24.76। हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता तथा निकिल का प्रतिशत 5:3:2 है, तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए 100 मिश्र धातु में, यहाँ का क्या होना चाहिए, 100 ग्राम, 100 मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकिल और ज्यादा डालना होगा, 100 केजी होना चाहिए यहाँ, मतलब 100 किलोग्राम का कोई ये मिश्र धातु है, इसमें और कितना डालना पड़ेगा। प्रश्न क्या कह रहा है, जैसा तांबा, तांबा को टी लिख दिया हमने, जस्ता को जे लिख दिया, और निकिल को एन। आप कोई भी नाम लिख दीजिए, आप चाहे तो हिंदी में लिख दीजिए तांबा, जस्ता, निकिल, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख दीजिए। हमने तांबा को टी, जस्ता को जे, निकिल को एन लिख दिया है। ठीक, फिर कह रहा है कि जो मिश्र धातु है उसमें जो प्रतिशत का रेशियो है कितना है, 5:3:2। 5 है, 3 है, 2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही प्रश्न कह रहा है। फिर कह रहा है कि उस मिश्र धातु का अनुपात इतना करने के लिए, अब ये तो पहला है, दूसरा में क्या करने के लिए, 5:3:3 करने के लिए 100 केजी की धातु में, 100 केजी की धातु में कितना मिलाना चाहिए। देखिए अब 100 केजी कौन है, यही है पहले वाला है, वही तो है 100 केजी। इसी में तो कुछ मिलाना है, और किसको मिलाना है, निकिल को। देखिए निकिल और ज्यादा डालना चाहिए, निकिल और ज्यादा। तो देखिए तांबा बराबर है, जस्ता बराबर है, क्या डाला गया है, निकिल ज्यादा डाला गया है, कितना, एक ज्यादा डाला गया है, तो हमें यही एक ही की तो वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे, 5, 3, 8 और 2, 10। 10 किसके बराबर है, 100 किलो के। 10 किसके बराबर है, 100 किलो के। तो एक किसके बराबर होगा, बताओ, 10 किलो के, 10 किलो। ठीक, उत्तर मिल गया। बताइए ऐसा में कह रहा है कोई मिश्र धातु जिसमें तांबा, जस्ता और निकल का हमें रेशियो दिया है, फिर उसको चेंज करना है, उसके रेशियो को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, उसमें निकल और मिला देंगे तो उसका रेशियो चेंज हो जाएगा। तो जो पहला रेशियो, दूसरा रेशियो, उसमें केवल चेंज किस में हुआ, निकल में। कितना चेंज हुआ, 1। तो हमें एक ही तो वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए 5, 3 और 2 का जो रेशियो है, तो अगर उसको जोड़ेंगे, जैसे इसको रेशियो है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मिश्र धातु बन जाएगा। और मिश्र धातु वास्तव में कितना है, 100 केजी है। तो जोड़े कितना है, 10। 10 किसके बराबर है, 100 केजी। तो एक किसके बराबर होगा, 10 केजी के, तो कितना गया, 10 केजी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, इसको समझिए कि ए, बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। ठीक है, ये देखिए अच्छा प्रश्न है। ए है, बी है और सी है, इनका जो आय का अनुपात है, इसका अनुपात इनकम, यहां लिख देता हूं INC। आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, इनकम है या आय है। कितना है, ए का 7 है, बी का 9 है और सी का 12 है। फिर क्या कह रहा है कि उनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। खर्च का, ये हो गया इनकम, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, EXP। खर्च का अनुपात कितना है, 8 है, 9 है और 15 है। 8 है, 9 है और 15 है। ठीक, ये दोनों हमको दिया गया है। आगे क्या पूछ रहा है, तदनुसार यदि ए अपनी आय का 1/4 बचत कर लेता है, ए, बी तथा सी की बचत का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अब एक चीज बताओ, अगर आय आय और व्यय, आय और व्यय नहीं पता रहेगा तो हम कैसे पता करेंगे कितना बचा रहा है वो। ठीक, तो उसको पता करने के लिए समीकरण दिया है क्या, यदि ए अपनी आय का 1/4 बचत कर लेता है तो ए, बी, सी की बचत का अनुपात ज्ञात करना है। कैसे लगाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम मान लेते हैं कि जो इनकम का अनुपात था वो था 7x। देखिए अनुपात में था अब तक, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट मान रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि 7x, 9x और 12x इनका इनकम है। एक्सपेंडिचर 8y, 9y और 15y इनका एक्सपेंडिचर। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, सेविंग कैसे पता चलेगा, सेविंग कैसे पता चलेगा, सेविंग क्या होता है, इनकम में से जैसे कोई आदमी कुछ खर्चा कर रहा है, मतलब कुछ कमा रहा है, उसमें से जितना खर्च किया वो घटा दिया तो कितना मिलेगा, तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो उसको बचा, जो उसने बचाया है। तो कमाया कितना, 7x, खर्च किया कितना, 8y। 7 में से अगर 8y घटा दे
सात एक्स में से 8 घटा दें तो कितना बचेगा? वही बचेगा जो उसका सेविंग है। अच्छा, क्या कह रहा है सेविंग के बारे में? यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग, आय का 1/4 कितना? 7x का बटे 4 भाग, 7/x का 1/4 भाग बचत कर लेता है, मतलब बचा लेता है। तो बचत किसके बराबर है? 7x - 8y। ये समीकरण अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे, है ना? तो बताइए समझ में आया कि नहीं? कह क्या रहा है प्रश्न, उसको समझिए। ए बी सी का आय का अनुपात दिया है, हमने माना अगर वो रेशियो में है एग्जैक्ट के लिए हमने उसमें x से गुणा कर दिया कि वो 7x है, 9x है और कितना है? 12x है। और उसके बाद व्यय का अनुपात दिया था एक्सपेंडिचर का, हमने कहा 8y 9y और 15y, एक सेकंड यहाँ y रहेगा क्योंकि हम सब में y से गुणा कर रहे हैं। तो ये वो 8y 9y और 15y है। फिर यहाँ से प्रश्न ने कहा कि ए अपनी आय का 1/4 बचत करता है, 1/4 बचत करता है तो बचत किसके बराबर होगा? 7x में से 8y घटाएंगे तो क्या आएगा? बचत। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए थोड़ा, यहाँ 7x है तो 7 चौक 28x, कितना हो गया? 28x। अब 28x में से 7x घटाएंगे कितना बचेगा? 21x। यहाँ कितना आ जाएगा? 21 के बराबर होगा 8 चौक 32, 32 क्या? y। ऐसा समझ में? फिर यहाँ से x y का रेशियो क्या मिल गया? x बटे y बराबर x बटे y का रेशियो मिल गया 32 और 21 का, 32 और 21 का। इसका मतलब अगर x 32 है तो y कितना है? 21 है। अब देखिए ऑप्शन को थोड़ा देखते हैं, ये लिखा है 56। देखिए सब बराबर मतलब सब डिफरेंट है, तो कोई एक हम पता कर ले तो हमारा उत्तर मिल जाएगा हमको, चाहे 69, चाहे 47, चाहे 37, चाहे 57, चाहे लास्ट देख लीजिए, चाहे बीच वाला देख लीजिए। आप कौन सा देखें, चाहे 7 8 में या 9 9 में या 12 15 में। देखिए 9 थोड़ा आसान पड़ रहा है, इसके लिए हम इसका निकालते हैं बी का, बी के बचत का अनुपात निकालते हैं। बी के बचत का अनुपात कैसे होगा? एक्स का मान 32 रख देते हैं, मतलब 9 गुणे 32 अनुपात 9 गुणे 21, 9 गुणे 21। एक सेकंड, बचत का अनुपात के लिए हमें जो है इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाना पड़ेगा, यहाँ रेशियो नहीं, यहाँ घटाना पड़ेगा। ठीक, ये क्या है? माइनस का चिन्ह है। ठीक, समझ पा रहे हैं? दिख रहा है माइनस, तो गुणा कर लीजिए इसको। 9 कॉमन कर लेते हैं, 32 में से 21 गया कितना? 1 और 11, 11 9 99। अब 99 जहाँ होगा वही हमारा विकल्प सही होगा। यहाँ कहीं नहीं, इसी में है नहीं, तुम्हारा ये विकल्प सही। ठीक, इस तरीके से सवाल को हम लगा सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या? अच्छा बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य केवल एक ही है कि जितना प्रश्न कराया जाए सारे प्रश्न आपको समझ में आए। क्या कह रहा है प्रश्न? पढ़िए। कि 7 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की 3 संख्याओं के योग की 1/4 है, तदनुसार उनमें पहली संख्या कितनी है, ये बताना है आपको। अच्छा अच्छे से दिख रहा है ना? आवाज जा रहा है सही से? ठीक। क्या कह रहा है कि 7 औसत वाली 4 संख्याएं हैं, मतलब कोई 4 संख्या है। 4 संख्या कौन? ए है, बी है, सी है और डी है। हमने माना कि 4 संख्याएं हैं। अब देखिए क्रमागत या क्रमानुसार कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए हमको अलग अलग मानना पड़ता। अगर हम क्रमागत दिया होता तो x के बाद x प्लस वाई, x प्लस 2 ऐसे मान लेते, या सम संख्या होता तो 2 2 का अंतर करते, विषम होता तो भी 2 2 का अंतर करते। लेकिन कोई 4 संख्या दिया है, मतलब कंफर्म नहीं है कि वो कैसा है, तो इसलिए अलग अलग मान लिया हमने। तो इनका औसत कह रहा है, इनका औसत में क्या करने के लिए? बटे 4 कर देंगे, तो इनका औसत कितना आएगा? 60। अब बताइए यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान 6 24 240 होगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? कैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान के लिए 4 इधर भाग करता था, उधर जाएगा क्या करेगा? गुणा करेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है उनमें से पहली संख्या कितनी है। एक चीज और बोला है, ये तो हमारा यहाँ से समीकरण में कि औसत से कह रहा है 4 संख्याओं में जो पहली संख्या है, पहली संख्या कौन? a। ये तो पहला समीकरण होना। दूसरा क्या कह रहा है कि पहली संख्या बाद की तीनों संख्या, बाद की तीनों संख्या एक किसके बराबर है? बी प्लस सी प्लस डी, बाद की तीनों संख्या, बाद की तीनों संख्या की योग की 1/4 है, इनके योग की बटे 4 है। तो यहां से जब 4 है कितना मिल जाएगा? 4a बराबर कितना? ये देखिए इंप्लाइज दैट 4a, देखिए 49 लग रहा होगा। इसको लिखते हैं क्या? 4a लग रहा है आपको? क्या लिखा है? देखिए a लग रहा है ना? 4a, 4a किसके बराबर होगा? देखिए 4a बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी। अब हमें क्या ज्ञात करना है? पहली संख्या मतलब a का मान ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ से b c और d को हटाना होगा। कैसे हटाएंगे? यहाँ से b और c प्लस d का मान क्या हो सकता है? b प्लस c प्लस d का मान कितना होगा? 240। a प्लस से उधर जाएगा माइनस से, 240 माइनस a, ये किसके बराबर होगा? 240 माइनस a, 240 माइनस a किसके बराबर होगा? 4a के। देखिए अब 4a बराबर 240 माइनस a, तो क्या यहाँ 5a हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 5 बराबर कितना? 240। तो a का मान कितना हो जाएगा? 240 बटे 5, 240 बटे 5। ठीक है, 240 को 5 से भाग देना है, 240 बटे 5। तो कैसे? 5 चौक 20, 5 40, 48 आएगा। ठीक, 48 आएगा। 5 चौक 20 और 5 40। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं। अच्छा समझ में आया कि नहीं?
सवाल बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रश्नों को समझा कीजिए, प्रश्नों को पढ़ा कीजिए, ऐसे तो थोड़ी काम बनेगा कि आप मतलब अपना पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम बनेगा। पढ़िए पहले प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है कि 60 औसत वाली चार संख्या है। अगर चार संख्या का औसत 60 है तो कैसे होगा कि अगर चार संख्याएं मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कोई चार संख्या है पी क्यू आर एस टी मान लीजिए आप, तो उनका औसत दिया है 60, मतलब उनका योग जो होगा बटे में 4 सीधे भाग देंगे तो किसके बराबर होगा 60 के। वहां से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना 60, 60 गुणे 4 240। अच्छा एक समीकरण यहाँ बन गया। दूसरे में क्या कह रहा है कि पहली संख्या जो है तीनों संख्या की योग का मतलब तीनों संख्या की योग का 1/4 है, तीनों संख्या की योग 1/4 है तो यहाँ से और किसके बराबर होगा बी प्लस सी प्लस डी 240 माइनस ए के बराबर होगा। यहाँ से देखिए 240 माइनस ए के बराबर होगा, 5 बराबर कितना 240, ए बराबर 240/5। ऐसे में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। क्या है 25 प्रेक्षण है, इनका औसत 13 है। 25 प्रेक्षणों का औसत का मतलब क्या, 25 संख्या है कोई ऐसे ऐसे करके 25 संख्या है, कितना टोटल 25, हमें लिख देते हैं 25। इसका औसत दिया है कितना 13, का औसत कितना दिया है 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। फिर क्या कह रहा है बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया, मतलब लिखना था 73 और लिख क्या लिए 48। अब बताओ जो वास्तव में एवरेज आना चाहिए वो उससे जो वास्तविक मतलब सही एवरेज है उससे जो नया ये एवरेज बना है ये कम है कि ज्यादा, बताओ। लिखना था 73, जोड़ना था इस देखिए औसत क्या होगा इस 25 में जब बोर्ड जोड़े होंगे तो जोड़ना था 73, लिख दिया क्या 48, 73 की जगह क्या जोड़ लिया 48, तो ये तो कम हो गया, इसका औसत कम आया है। इसका मतलब जो नया औसत मतलब जो सही औसत है वो 13 प्लस होगा, कुछ 13 प्लस कुछ ना कुछ तो होगा 13 प्लस। अच्छा कितना प्लस होगा, लिखना था 73 लिख लिया 48, तो कितने का अंतर 25 का अंतर, 25 का अंतर। जब 25 का अंतर है तो 25 किस में बटेगा हर एक में बटेगा। औसत का मतलब क्या, जो हर एक मतलब जो हर बराबर हो तो औसत निकालेंगे, जो 25 सब में बटेगा तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14। ये आसान था। अब इसी को आप फार्मूले से लगाएंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या से तो बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए इस तरीके इस सवाल को इसी तरीके से लगाइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से 20 ही प्रश्न है टोटल। क्यों 20 प्रश्न है, क्योंकि 40 से 45 मिनट में जो हमारा एवरेज है वो हम 20 ही प्रश्न आपको बता मतलब समझा सकते हैं। लगाने का क्या लगा पाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन आपको समझा पाएंगे केवल 20 प्रश्न, तो इसलिए हमने केवल 20 प्रश्न लिए। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, देखिए ये ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा तक ही ये चलेगा, उसके बाद भी ये कंटिन्यू रहेगा। लगभग 100 सवा 100 एपिसोड तो होगा ही इसका मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है। जब तक कोई और एग्जाम आएगा फिर उसके बाद में देखा जाएगा तब का। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। निर्धारित मूल्य मतलब क्या, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है, उसके लागत मूल्य बराबर है लागत मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी के 40% अधिक है मतलब 140%। ठीक, तो यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो क्या निकला 14/10। यहाँ से काट देते हैं ये कितना 100, यहाँ से काट देंगे कितना बचेगा 14/10। एमपी और सीपी का रेशियो मिल गया। आगे कह रहा है कि और उस पर 30% छूट की गई है, 30% छूट। अच्छा छूट किस पर दिया जाएगा, सीपी पर की या सीपी पर की एमपी पर, छूट किस पर दिया जाएगा मार्क प्राइस। अच्छा देखिए छूट दिया रहा है तो हम इसको 100 कर देते हैं, मतलब 140 ही रहने दीजिए, काटेंगे नहीं 140 ही रहने दीजिए। क्यों, क्योंकि भाई सीपी पर मतलब 100 सीपी का जो 100 का परसेंटेज निकालेंगे तो आसानी होगी। अच्छा तो 140 का कितना परसेंट 30%, 140 का 30% कितना होगा 30%, 30/100 तो 14 तिया 42, 42 रुपए की छूट दिया गया। यहाँ से डी लिख देते हैं डिस्काउंट, 42 का हुआ कितना बचा बताओ 98। ये क्या है 98 एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है कि 140 रुपए की कोई मतलब चीज पर लिखा था कि 140, उस पर जब छूट दिए तो कितना आया 98 रुपया, और उसमें लगाने लागत कितनी थी, उसको जब खरीदे थे वो तो 100 में खरीदे थे, बेचे कितना 98 में, तो घाटा हो कि प्रॉफिट हुआ बताओ। 100 में खरीद के 98 बेच रहे हैं या 100 लगा करके 98 वापस पा रहे हैं, तो क्या हुआ नुकसान हुआ कितने का 2 रुपए का नुकसान। तो 100 पर 2 का कितना 2% की हानि, 100 पर 2% निकालना है, 100 का 2% कितना होगा 2%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 सम खरीदे, फिर 57 रुपये में 12 बेचे। अच्छा सेलिंग प्राइस कितना किया 57 रुपया में 12। अब यहाँ किसी एक को बराबर करेंगे, बताओ रुपया बराबर करेंगे कि संतरी बराबर करेंगे, बताइए। यहाँ क्या बराबर बराबर करेंगे ऑरेंज या रुपया, तो हम संतरा बराबर करेंगे जो हमारा मतलब
जो सामान है उसको बराबर करेंगे तब हम समझ पाएंगे ना कि कितने में खरीदे कितने में बेचे। तो इसलिए ऑरेंज को बराबर करते हैं। कैसे बराबर करेंगे देखिए, 12 और 8 का एलसीएम कितना, 48, 8 छक 48, 12 चौक 48, 8 छक 48, 12 चौक 48। अब इसमें जब 4 से गुणा की तो इसमें भी 4 से गुणा, इसमें 6 से तो इसमें भी 6 से गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी क्या आएगी बताओ। गुणा करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, 36 गुणे 4, 36 गुणे 4, 6 चौक 24, ये 4 हासिल 2 और 6 त्रिक 18 19 20, 204। ठीक है, यहाँ से 57 गुणे 4 करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 5 चौक 20 तो 22। ठीक, अच्छा तो 204 रुपया में 48 संतरा खरीदा, 228 रुपये में 48 संतरा बेचा, अब तो आसान हो गया। 204 खरीदा, 228 बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ 24 का। प्रॉफिट कितना 24, कैसे घटा पता चला, 228 में से 204 घटा दिया हमने तो हमें क्या पता चलेगा प्रॉफिट 24। अच्छा 24 संतरा 24 रुपया कब कमाया, जब उसने 48 संतरा बेचा। इसका मतलब एक संतरा अगर एक संतरा मतलब 1 रुपया कमा रहा है 2 संतरा बेच करके, 1 रुपया कमा रहा है 2 संतरा बेच कर, हमें कितना क्या पूछ रहा है कि 45 रुपया कमाना है। 45 रुपया कमाने के लिए कितना संतरा बेचना पड़ेगा, 90 संतरा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, 90 संतरा बेचना पड़ेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, आया होगा समझ में। नहीं फिर से समझिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 34 रुपया में 8 की दर से संतरा खरीदा है, 34 रुपया में 8 की दर से, फिर उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेचा है। तो 45 रुपया कमाने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ पर देखिए 34 रुपये में 8 संतरा, 57 रुपये में 12 संतरा, जो हमारा क्वांटिटी है मतलब जो सामान है उसको बराबर करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। उसके लिए सीपी और एसपी का जो सही रेशियो होगा उसके लिए हमें ऑरेंज को बराबर करना पड़ेगा, ना कि पैसे को। तो ऑरेंज को बराबर किया, फिर वहां से हम निकाल दे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जब हमें मिल गया तो वहां से ये क्या मिला कि 24 रुपया कमा रहा है जब वो 48 संतरा बेच रहा है। फिर हमसे पूछा कि बताओ 45 रुपया कमाने के लिए कितना संतरा बेचना पड़ेगा। तो ये तो कॉमन सेंस हो गया कि 24 रुपया कमा रहा है 48 बेच करके, तो 45 कमाएगा 90 बेच करके, सारा सही हो गया। सही, ऐसा में आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम सारे प्रश्नों को करेंगे साथियों। अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए प्रश्न पढ़िए क्या है। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रति वस्तु 5000 की दर से बेची, उसमें उसे ना तो कोई लाभ हुआ ना ही हानि। यदि वही व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो उसे दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत हानि पर बेचनी पड़ेगी। देखिए साथियों, इस सवाल को लगाते समय थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। कैसे कंफ्यूजन, जैसे हमने परसेंटेज में आपको लगा के बताया था। कैसे बताया था आपसे, देखिए 25% लाभ, फ्रैक्शन दिया गया है 25% लाभ, तुरंत बताइएगा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/4। अच्छा प्रॉफिट लॉस के अगर सेंस में हम देखें तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 का मतलब क्या होगा कि जो 4 है वो सीपी है और जो 1 है या तो प्रॉफिट है या लॉस है। यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ये क्या है, एक प्रॉफिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि सीपी 4 तो बेचा 5 में, 4 में खरीद के 5 में बेचा। फिर पूछ रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए कितना लॉस सहना पड़ेगा, तो 5 खरीद के 4 में बेच दी तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ से हमने कहा कि 4 में खरीद के 5 में बेचा, और अगर 5 में खरीद के 4 में बेच दे तो देखिए 4 5 9, 9 में खरीदा 9 में बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा हो सकता है। लेकिन थोड़ा प्रश्न समझिए क्या कह रहा है कि यदि प्रति वस्तु 5000 की दर से बेची जाए, प्रति वस्तु बेच रहा है 5000 की दर, इसका मतलब क्या कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। अच्छा अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो हम 5 और 4 ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस सेम है मतलब यहाँ अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। कैसे कह रहा है 5000 की दर से बेचे मतलब उसका सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस यहाँ कितना आ रहा है 5, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 5। तब दूसरा बेचते समय सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। अब नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए सीपी एसपी के बराबर होना चाहिए। यहाँ एसपी कितना आ रहा है 10, तो यहाँ हमें 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6 लिखना पड़ेगा। मतलब अब वो 6 रुपए का चीज अगर 10 में बेचे मतलब 5 में बेचे तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। नहीं समझ में आया। देखिए 2 वस्तुएं थी कोई, अब इनका हमें केवल क्या पता है, इनका हमें सेलिंग प्राइस पता है कि सेलिंग प्राइस इनका सेम है। अगर अब सेलिंग प्राइस सेम रहेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, लेकिन इनका एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक, तो उसके लिए हम इस तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। बताइए यहाँ से 6 4 10 6 4 10, अब बताओ कह रहा कितना परसेंट हानि होगी, बताओ कितनी परसेंट हानि होगी, सीपी 6 एसपी 5, क्या परसेंट, 1 रुपए की हानि 6 पे गुणे 100 करेंगे कितना आएगा, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना 16 सही 2/3%। ठीक, इतनी आसानी से इस सवाल को लगा सकते थे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए
एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये इस टाइप के सवाल एग्जैक्ट यही सवाल आप समझ सकते हैं कि हमने जो सीपी जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा जाता था उसमें भी कराया था। और इस टाइप के सवाल परीक्षा में इतनी बार पूछा जाता है, एसएससी का समझ लीजिए फेवरेट सवाल है। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा जाएगा तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पूछा ही जाता है ये सारे सवाल। तो देखिए ये सवाल कैसे लगाएंगे। देखिए पहले समझिए क्या रहा है कि एक वस्तु जो है 144 रुपए में बेचने पर, हेलो, 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 144 में क्या हुआ, बेचा। अगर ये क्या है, एसपी है, ठीक, बेचा। तो यहां अगर यक्स प्रतिशत का लाभ हुआ तो जो इसका सीपी है वो भी क्या है, यक्स है। ऐसे में इसका मतलब सीपी अगर 10 है तो इसको 10% का ही लाभ हुआ। अगर सीपी 100 है तो इसको 100% का लाभ हुआ। अगर सीपी 70 है तो इसको 70% का लाभ हुआ। ऐसे में प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़िए कि एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करना, ठीक है। जो समझाना चाहता था उम्मीद है वो आप समझ गए होंगे। यहाँ क्या है, ये एसपी है। अच्छा, तो इसको हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि यक्स प्लस 100 प्लस यक्स बटे 100 ये किसके बराबर होगा, 144 के। इस समीकरण को सॉल्व कीजिए, उसके बाद इस सवाल को लगा सकते हैं बहुत ही आराम से। या तो आप इस समीकरण को सॉल्व कीजिए, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए इसको नाम देते हैं कि पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऑप्शन से। देखिए ये कठिन पड़ रहा है, ऑप्शन ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे, अगर 90 रुपए का उसका सीपी रहा होगा तो 90% का प्रॉफिट हुआ। 90 रुपये अगर सीपी रहा होगा तो 90% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 90 और प्लस 90 का 90%, 90 का 90% किसके बराबर होगा, 144 के। तो क्या ऐसा हो रहा है, 9 9 81, 81 में 90 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, तो पहला नहीं होगा। दूसरा 80 का प्लस 80 का 80%, 80 का 80%। देखिए यहां से काट देंगे, 8 है 64, 64 और 80 जोड़ेंगे कितना आएगा, 144। तो इस तरीके से हमारा उत्तर कौन सा होगा, दूसरा। कोई जरूरी नहीं कि हर सवाल आप बेसिक से ही लगाइए, हर सवाल बेसिक से लगाइए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो सवाल आपको आसानी से लग सकता है ऑप्शन से, उसको क्यों इतना मतलब समय देना। अब देखिए इस समीकरण को सॉल्व करने में आपका 2 से 3 मिनट आराम से लग जाएगा, लेकिन अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो आप देखते ही सवाल का उत्तर बता देंगे कैसे। यूनिट डिजिट पर अगर आप ध्यान देंगे तो 8 8 64, एक में देखिए 6 6 36, एक अच्छे में गुणा करेंगे यूनिट डिजिट 6 आएगा, 5 का यूनिट डिजिट 5 आएगा, 9 का 1 आएगा और 8 का 4 आएगा यूनिट डिजिट। तो ऑप्शन से भी इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ये आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। सवाल समझ में आया कि नहीं, अगर आ गया है तो कमेंट में थम्स अप जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, कमेंट में थम्स अप क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब लेक्चर के बाद 1 2 दिन में हम देखते हैं तो पता चलता है कि किसने लेक्चर दिया है किसने नहीं दिया है ना। चलिए देखिए प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। बढ़िया सवाल है। क्रिकेट टीम है कोई, अच्छा क्रिकेट टीम में कुल कितने प्लेयर हैं, 11 प्लेयर। ये क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर हैं। अब कह रहा है कि औसत आयु 2 महीना बढ़ जाती है, 2 मंथ्स। 2 महीना कब बढ़ जाता है, जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी औसत, एक की आयु 18, एक की आयु 20, एक 18 है और एक 20 वर्ष है, इनके स्थान पर कोई 2 लोग आते हैं, यक्स और वाई। इनके स्थान पर ये 2 लोग आते हैं तो औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। तो पूछ रहा है कि तो जो नए खिलाड़ियों को ले लिया गया है उनकी औसत आयु बताना है। देखो इनका औसत आयु बताना है, कैसे निकालेंगे, यहां से समझिएगा कि इनका औसत आयु कितना हो गया, 19। इनका औसत आयु कितना, इनका औसत आयु, अरे 19 के स्थान पर, 19 के स्थान पर देखिए इनका औसत आयु 19 है। औसत आयु, अब 19 के स्थान पर इन दोनों का जो औसत आयु होगा कितना होगा, 19 प्लस कितना होगा, हर खिलाड़ी का 2 महीने बढ़ा, हर खिलाड़ी का 2 महीने बढ़ा। इसका मतलब 11 का 2 महीने बढ़ा, 11 दूनी 22, 22 क्या मंथ्स। 19 साल के तो ये थे, ये दोनों का एवरेज 19 आया, तो इन दोनों का जो एवरेज आया वो क्या आया, 22। अच्छा जो 22 मंथ्स लिखा है सही रहेगा, नहीं 22 मंथ्स कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि औसत है इनका। तो 22 मंथ्स है तो ये दोनों में बटेगा ना, कैसे बटेगा, 11 इसमें 11 इसमें, तो इस तरीके से 22 होगा। तो 19 साल 11 महीना, 19 साल 11 महीना हमारा तीसरा उत्तर सही होगा। समझ में नहीं, फिर से समझिएगा। देखिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं आपसे।
कह रहा है ये 11 प्लेयर हैं, इनके जो औसत आयु है कुछ है, वो उससे मतलब नहीं है कितना है, इनका औसत आयु कुछ है। फिर कहा कि इनमें से अगर दो लोगों को निकाल दिया जाए, दो लोगों को निकाल रहा है, दो लोगों को निकाल रहा है, ये दो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अगर दो लोग निकल रहे हैं तो उनकी आयु दिया है कितना, 18 और 20, तो इनका औसत कितना, औसत तो होगा ना, औसत कितना, 18 और 20, 38/2 19 आएगा, तो इनका एवरेज कितना, 19। अब इनके स्थान पर दो लोग आएंगे, वो क्या, उनकी एज क्या होगी, अगर दो बढ़ रहा है तो 19 से वो ज्यादा साल होंगे, कितना ज्यादा साल होंगे, तो पहले तो ये 11 है ना, हर का दो बढ़ रहा है, तो 11 दूनी 22, लेकिन जो 22 है वो दोनों में बटेगा, 22 जो है वो दोनों में बटेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, यहीं आपको कंफ्यूजन होगा कि क्यों बटेगा, क्योंकि 22 तो पूरे में बढ़ रहा है, लेकिन दो लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो दोनों में भी तो बटेगा, एवरेज निकाल रहे हैं हम, तो 22 दोनों में बटेगा, इतना क्या क्या हो जाएगा, 19 11 महीना, 19 साल, 19 ईयर 11 महीना, हमारा ऑप्शन तीसरा से होगा। आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको थोड़ा देखिएगा कि निम्न लेखा चित्र में 3 कंपनियों एक्स वाई जेड द्वारा कुछ वर्षों में उत्पादित गेहूं के आटे को 1000 टनों में प्रदर्शित किया गया है, इस लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। चलिए इस सवाल को लगाइए, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, और ये किस संबंधित आप देख रहे हैं, ग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, इसको लगाइए। इसके पहले लेक्चर में इससे संबंधित नहीं हुआ था तो इसमें होगा। अच्छा, इस तरीके का जो सवाल रहेगा ना, हर एक लेक्चर के बाद होगा, जैसे आज हमने पढ़ा, अब कल नहीं पढ़ेंगे इस टाइप के सवाल को, अगले वाले लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्योंकि 5-5 सवाल ये अपने सवाल लेता है, ठीक है। समझिए इसको, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है, प्रश्न पढ़िए, जो पहला प्रश्न इसमें से क्या कह रहा है कि वर्ष 2004 में कंपनी जेड, अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये डॉट वाला दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, तो ये इस तरीके से कलर हुआ है, इस तरीके से, ये कौन सा है, ये है जेड, ये है जेड, ठीक, ये जेड है, यक्स जिसमें भरा नहीं गया है कोई रंग, वो क्या है, यक्स, और जो वाई है वो एकदम डार्क जो है वो वाई है, वाई क्या है, वो कंपनी है, ठीक। यहाँ से इनका सन देख सकते हैं, 2000, 2001, 2002, 2003, 2000, और यहाँ से जो उनका उत्पादन है वो दिया गया है, जो इसके पहले हमने पढ़ा ना वो यही था। क्या कह रहा है, वर्ष वर्ष 2004 में कंपनी जेड, 2004 में, 2004 कहाँ पर है, वर्ष में यहाँ पर है, कंपनी जेड कौन सा, ये देखिए, ये डार्क वाई है, डार्क नहीं है जो, कौन सा होगा, डी, मतलब जेड, ये वाला जेड है। अच्छा, जेड का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से कितना आएगा, 35, 350, जेड कितना होगा, 350। कैसे कहा है कि वर्ष 2004 में कंपनी जेड कितना, 350, तथा वर्ष 2000 में कंपनी वाई, वर्ष 2000 में कंपनी वाई, वाई कौन है, वाई डार्क, डार्क कितना है, 25, वाई कितना है, 250, यहाँ से देखिए वाई किसके बराबर होगा, 250 की तो बराबर होगा, वाई कितना है, 250, ये उत्पादन में कितने टनों का अंतर था, कितने टनों का बताओ, अंतर निकालेंगे कितना आएगा, 100 टन। अच्छा अच्छा, यहाँ से कुछ कंफ्यूजन किया, 1000 टन हमने लिखा है, जो दिया है 1000, 5000, 5000, 3000 टन, 1000, 100,000 टन, इस तरीके से लिखा है, कितना दिया ना, 1000 टन में, 100,000 टन में, यहाँ लिखा 1000 टन, लेकिन इसमें लिखा नहीं है, तो इसलिए उत्तर कौन सा होगा, 100 ना कि 1000, ठीक है। दूसरा प्रश्न लगाइए, दूसरा प्रश्न कैसे लगेगा, मिटा देते हैं। अच्छा, समझ में आया कि नहीं, ये कहा क्या है कि वर्ष 2000 में कंपनी जेड, 2000 में कंपनी जेड का उत्पादन कितना है, 35 है, मतलब 350 है, फिर वाई का उत्पादन 2000 में कितना है, यहाँ से देखेंगे तो 25 आएगा, तो 35 में से 25 घटाएंगे कितना, 10, मतलब 100 उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, दूसरा दूसरा क्या कह रहा है कि 2002 2004 की अवधि में कंपनी यक्स तथा उसकी अवधि में तथा उसी अवधि में, फिर से पढ़िए प्रश्न को, क्या कह रहा है कि सन 2002 से 2004, 2002 से 2004 की एक अवधि है, इस अवधि में कंपनी यक्स, यक्स कौन है, जो भरा नहीं है, जो रिक्त स्थान है, मतलब जो भरा नहीं, जैसे ये वाला, तो 2002 से 2004 में कौन कौन है, एक तो ये है, इसका कितना है, 25, 250 है, यक्स का पहले दे रहे हैं, देखिए यक्स का पहले जोड़ रहे हैं, उत्पादन का अनुपात बताना है, क्या प्रश्न कह रहा है कि सन 2002 से 2004 की अवधि में जो कंपनी यक्स तथा उसी अवधि में कंपनी वाई के उत्पादन का अनुपात बताना है, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 2002 से 2004 के बीच में जो यक्स कंपनी उसने कितना उत्पादन किया, कैसे नहीं पता चलेगा, इस डायग्राम से। फिर क्या करेंगे, जो कंपनी वाई का उत्पादन है उसको निकालेंगे, तो वहां से उन दोनों का हमें रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, तो यही करना है। तो 2002 में यक्स का उत्पादन कितना, 250, 2003 में यक्स का 5000, मतलब 500, फिर 2004 में यक्स का कितना, 400,
तो इसका 2002 से 2004 में कितना उत्पादन हुआ, इतना हुआ। तो 5 4 9 2 1150। ठीक। फिर देखते हैं कि कंपनी वाई का, वाई कौन है, एकदम डार्क वाला। यहाँ से देखिए डार्क कितना है, 35 40 और 50, 35 40 50, 350, 400 और 500, इसको जोड़ लीजिए। 0 5 5 4 9 3 12, 1250। हमें रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर हम सामान्यतः यहाँ रेशियो का चिन्ह बना देंगे बस। इसी को सॉल्व कर लिए, यहाँ से इसको y 0 0 कट गया, 5 से कट रहा है, देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से कट रहा है, पहले 5 से काट लेते हैं। 5 से कितने हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 5 5 25, मतलब 23 रेशियो 25। ये हमारा दूसरे प्रश्न का यहाँ उत्तर था। 23 रेशियो 25 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में इसको फिर से समझ, आज समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2002 क्या है, इसको मिटा देते हैं। 2002 की तुलना में, सन 2002 की तुलना में सन 2003 में कंपनी वाई के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब 2002 में जो वाई का उत्पादन है और 2003 में जो उत्पादन हुआ उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, कितना हुआ है वो निकालना है। ठीक है, 2002 में कंपनी वाई डार्क वाला कितना है, 350, 350 कब है, 2002 में। फिर 2003 में कंपनी वाई कितना है, 400, मतलब कितना बढ़ा, 50 बढ़ा। किस पर बढ़ा, 350 पर। इसी तरीके से तो परसेंटेज निकालते थे, परसेंटेज तो समझ में आ ही रहा होगा। परसेंटेज का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो ये चीज आसान समझ में आ गया होगा। 50 बटे 350 गुणे 100 अगर कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा बस। आ दिए इसको, 5 7 35, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना, 14.2%। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जब हमें ऐसे वैल्यू याद हो। और हमने कहा था आपको मतलब सारणी बना के दिया था कि आप उसको याद कर लीजिए, अगर याद किया होगा तो आसानी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो हमारा इसका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रदर्शित 5 वर्षों में किस कंपनी के उत्पादन का औसत अधिकतम था। प्रदर्शित जो 5 वर्ष हैं इसमें किस कंपनी का औसत उत्पादन अधिकतम था। अब ये प्रश्न है सबसे बढ़िया प्रश्न, तो लगाएंगे कैसे, इसका मतलब है आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, अच्छा खासा कैलकुलेशन करेंगे। 5 वर्ष में औसत निकालना है सबका, तो हम एक काम कर सकते हैं कि सबको जोड़ के 5 से भाग दें। दूसरा क्या है, सब 5 को जोड़ के 5 से भाग दें, फिर 5 को जोड़ के 5 के भाग दें। क्यों, क्योंकि औसत निकाल। लेकिन अगर हमें सब में 5 से भाग देना है और हमें ज्ञात करना है कि किसका औसत अधिकतम था, तो जिसका योग अधिकतम उसका औसत भी अधिकतम ही रहेगा। तो हमें किस पर ध्यान देना है, योग पर ही, हम औसत नहीं निकालना है। ठीक है, आज में अगर औसत दिया है ये केवल आपको कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन आप चाहें तो इस कैलकुलेशन से बच सकते हैं, क्योंकि जिसका योग अधिकतम उसका औसत भी अधिकतम आएगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं इस सवाल को, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं कि 5 वर्ष का देखना है। तो पहले 2000 में देखिए यक्स से शुरुआत करते हैं, यहाँ लिख देते हैं यक्स। इसमें कितना है, देखिए 30। देखिए अब यहाँ 300 200 100 है ना, तो हम किसका लिखेंगे, इसको 300 200 ना लिख करके हम 100 50 100 20 25 ऐसे लिखेंगे। तो देखिए 2000 में कितना है, 30 है, फिर 30 और प्लस 2001 में कितना है, 45, 30 प्लस 45 प्लस 2002 में कितना है, 25 है, प्लस 2003 में कितना है, 50 है, और यहाँ अगर प्लस कर दे रहे हैं 2004 में मिल गया हम कितना, बराबर 40 के प्लस 40। तो जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, देखिए 40 और 30 70, 7 5 12 120, 120 और कितना 40 20 60 70, 190। यक्स का कितना आया, 90, 190। वाई के निकालिए, वाई के कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए वाई डार्क वाला है, यहाँ कितना है 25, कितना है 25 प्लस 25 और प्लस ये कितना है 35। अच्छा ये जो मतलब लाइन बना हुआ है, क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा कि देखिए यही लाइन तो जा रहा है इसके बीच में, तो कितना आएगा 35 होगा, प्लस 2002 में भी 35 है, चलिए 35 लिख देते हैं। 2003 में कितना है 40 है, उसको 40 लिख देते हैं प्लस करके। 2004 में कितना है 50 है। अच्छा जब ऐसा सवाल आता है ना कि सभी का औसत में से किसका अधिकतम होगा, तो आप इसका कोई तोड़ है ही नहीं, आप इसको जोड़ना ही पड़ेगा। या तो ये कर सकते हैं कि 5 से भाग दे करके 1 2 3 लिखे, तो उस तरीके से आपका जोड़ना आसान हो जाएगा। जैसे हम ये कह सकते थे कि अगर 10 है, अगर यहाँ 5 है तो 1, 10 को 2, 15 को 3, 20 को 4, इस तरीके से आपका जोड़ना भी आसान हो जाएगा, और ये भी उस तरीके से भी आप लिख सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, इस तरीके से हम लिख रहे हैं। अच्छा इसको जोड़िए, कितना आएगा 25 दूना 50, 25 तिया 75, 75 और 70 कितना, 75 और 70 ये टोटल कितना आएगा 150। 75 और 70 और उसके बाद 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 145 और 40 कितना 185। जेड का निकाल देते हैं, जेड कैसे निकलेगा, जेड का भी निकालना पड़ेगा ना हमको। तो जेड कौन सा है, जो जिसमें हल्का सा मतलब भरा हुआ है, थोड़ा गैप है, और भरा भी है गैप भी है। अच्छा इसका निकालिए,
तो उसके लिए पहले हम इसको मिटा देते हैं जिसमें हमने, चलिए जेड का निकालना है तो जेड का शुरू में कितना है, 2000 में कितना है, 35 है, इस प्लस 2001 में जो है 40 है, 35 प्लस प्लस 2002 में जो है वो कितना है, 45 प्लस जो 2003 में वो कितना है, 35 है, 2004 में जो कितना है वो 35 है। जोड़िए 35 35 35 35 दिए 105, 105 में 40 जोड़ेंगे 145, 145 में 45 जोड़ेंगे कितना, 190, 190 यहाँ 190 यहाँ। इसका मतलब पूछ रहा है कि दोनों का अधिकतम, किसका अधिकतम था, तो दोनों का अधिकतम है, यक्स और वाई का, यक्स और जेड, मतलब ऑप्शन एक सही। आपको क्या पूरा समझ में आया, ये जो 4 सवाल था ये समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा उम्मीद करते हैं, नहीं आया होगा तो थोड़ा पीछे कीजिएगा, हमने अपना समझाने का भरपूर प्रयास किया है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद क्या है। अब अच्छा ये बताइए, क्या आपको लाइव पढ़ना पसंद है, क्या आप चाहते हैं कि जो मैथ का प्रैक्टिस हो रहा है ये लाइव प्रैक्टिस हो या इसी तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्मेट मिले। अगर लाइव प्रैक्टिस आप चाहते होंगे तो उसका भी व्यवस्था किया जाएगा किसी तरीके, अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 800 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 926.10 रुपए हो। अच्छा, दो तीन चीजें आप समझिए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर रहा है, क्या कह रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे वो वर्ष भर ना करके आप क्या कीजिए, अर्ध अर्धवार्षिक के रूप में उसका गणना कीजिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो दर दिया है, दर दर जो रेट दिया है वो कितना, 10% वार्षिक दिया है, तो हमें उस वार्षिक को अर्धवार्षिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, तो मतलब जो हमारा रेट होगा वो कितना होगा, 5%, 10/2 कितना होगा, 5% से तो होगा, चलिए 5%। अच्छा, इसको लगाने के लिए हमने क्या कहा था आपसे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, 5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/20, और इसका स्क्वायर क्यूब जो भी कर सकते हैं वो कीजिए, तो वहां से आप लगा सकते थे या एक दूसरा कर सकते हैं। अच्छा, यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये कितना लिखा है, 800, अगर यहाँ एक जीरो और बढ़ा दें और यहाँ भी एक जीरो और बढ़ा दें अपनी तरफ से, मतलब 10 10 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 8000, और ये कितना 9261, 9261। अगर हेलो, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद होगा, वास्तव में क्यूब अगर याद होगा तो आप यहां से आप देख पा रहे होंगे ये कितना लिखा है, 8000, और यहाँ कितना है, 926, मतलब 9261। अच्छा, ऐसे में जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते तो ऐसे करते क्या करते थे कि 20 पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 21 हो जाएगा, फिर दूसरे वर्ष के लिए 20 और 21 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देते थे, फिर 20 और 21 करके तीनों का गुणा कर देते थे। तो उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में ये लिखा है, क्या क्या लिखा है ये कि ये 8000, ये 9261 है, ये 3 बार हुआ है, मतलब ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब। अच्छा, अगर 21 का क्यूब है तो समय बताओ, इसका मतलब ये 3 बार, मतलब जो समय है वो 3 अर्धवार्षिक है, 3 अर्धवार्षिक मतलब कितना, 1.5 साल। ऑप्शन पहला सही होगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस तरीके से सारे प्रश्न हमको लगाने हैं, जहां आपको जैसे इसके पहले क्या देखा हमने, ट्रिक ही तो देखा, वो ट्रिक होता था, अगर जहां ट्रिक का यूज होगा वहां ट्रिक बताएंगे, जहां ट्रिक नहीं दिखेगा वहां ट्रिक का उपयोग हम नहीं करेंगे। प्रश्न पर ये क्या दिया है, किसी 100 मीटर की दौड़ में कमल विमल को 5 सेकंड में हरा देता है, यदि कमल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो विमल की चाल कितनी। प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए और ये बताइए कि किसका अंतर दिया है, तो बताएंगे कि समय का अंतर दिया है, किसके समय का, कमल ने विमल को 5 सेकंड में हरा दिया, कमल ने विमल को 5 सेकंड में हरा दिया, का मतलब विमल का समय जो था, मतलब अगर हम विमल का समय को टी और वी लिख दें, मतलब टी और के लिख दें कमल का, तो किसके बराबर है, जो 5 सेकंड, 5 सेकंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ की वी क्यों लिखे, मतलब जो विमल का टाइम है वो पहले क्यों लिखा, क्योंकि विमल हारे हैं, इसका मतलब विमल को जो समय लगा है वो ज्यादा समय लगा है, विमल का जो समय लगा है वो क्या लगा है, ज्यादा समय लगा है, तो ज्यादा में से कम घटेगा, ये नहीं कि कम में से ज्यादा। अच्छा, ये चाल दूरी और समय का अगर सवाल है तो यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है, दूरी दोनों में 100 मीटर की दौड़ है, दूरी सब में कॉमन है तो हम 100 कॉमन कर लेते हैं। अच्छा चलिए कॉमन नहीं करेंगे, दूरी बटे चाल, चाल कितना है, विमल का चाल हमसे पूछा है ना, विमल की चाल, विमल की चाल के लिए हम यहाँ यक्स मान लेते हैं, 100 बटे इनका चाल हमें क्या दिया है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो समय है वो 5 सेकंड में है, 5 सेकंड में, और ये क्या दिए हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाते हैं, 5 बटे 18। क्यों यहाँ हमने मीटर प्रति सेकंड में बनाया,
जबकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ये आसान है, यहाँ 18 और 5 आसान है कि नहीं, तो यहाँ से 18 8 कट ही गया, यहाँ क्या बचेगा 5। हमारा कैलकुलेशन तो मीटर प्रति सेकंड में हो गया है, जो हमारा समय आएगा वो सेकंड में आएगा, और जो अगर स्पीड रहेगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, और अगर दूरी रहेगा तो मीटर में आएगा। यहाँ से हमें यक्स क्या है, बताओ यक्स क्या है, यक्स स्पीड है, इसका मतलब स्पीड किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। ये चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ेगी। फिर यहाँ से अगर हम चाहे तो काट सकते हैं, 20 से काटेंगे तो 20 बढ़ जाएगा, मतलब 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बढ़ जाएगा, तो 100 बटे यक्स बराबर किसके, बताओ 20 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 20 और 5 25, 25 बटे अगर हम 1 लिखें और तिरछा गुणा करा दें 1 से 25, मतलब 25 चौका 100, और 25 चौका 100, यहाँ बचा 1, एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, यक्स बराबर 4, एक्स बराबर 4। यहाँ अगर समझ नहीं पाए, देखिए समझ कैसे, एक को मिटा देते हैं, इसको हमें काटना है, तो जो अंश है वो अंश से कटेगा, जो हर है वो हर से कटेगा। देखिए अब एक यक्स से तो कटेगा नहीं, लेकिन 25 से 100 काटेंगे तो कितनी बार, 4 बार। अब इस तिरछा गुणा करिए, यक्स का 1 में गुणा, 1 का 4 में गुणा, यक्स बराबर 4। अब ये 4 क्या है, मीटर प्रति सेकंड, हमें किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या करेंगे, 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे, ये किस में आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा। 18 गुणे 4 बटे 5 करेंगे तो करिए, 18 चौक 72, 72 बटे 5 करेंगे, 72 बटे 5, 72 बटे 5 चाहिए। एक काम कर सकते हैं कि 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे, क्यों, नीचे 10 आ जाएगा, हमें एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 2 से गुणा करेंगे 72 दूना 144, एक अंक पे दशमलव मतलब 14.4, ये हमारा तीसरा सही है। समझ में, इस तरीके से इस सवाल को लगा सकते थे आसानी से। उम्मीद है आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ दिया है समय का अंतर, तो यहाँ हमने क्या किया, समय का अंतर किया, समय बराबर दूरी बटे चाल किया, दूरी समान था 100 दोनों में था, और चाल हमने एक दिया था एक नहीं दिया था, जो नहीं दिया था वो हमने मान लिया यक्स, और जो दिया था उसको हमने, वो दिया था किलोमीटर प्रति घंटा में, हमने उसको चेंज कर लिया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2-3 प्रश्न और बने हैं, और उम्मीद है इस लेक्चर में 20 से ज्यादा प्रश्न ऐड हुआ है। अच्छा, प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। 240 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो मतलब क्या, कोई रेलगाड़ी है 240 मीटर लंबी है। देखिए ये क्या है, एक रेलगाड़ी, आप इस तरीके से रेलगाड़ी समझ सकते हैं। ठीक, एक रेलगाड़ी है, क्या कह रही है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चल रहे एक आदमी को, अच्छा ये इस दिशा में चल रहा है, और एक आदमी है वो इस दिशा में चल रहा है। अब देखिए यहाँ से इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर भेज देते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, तो स्पीड होता है, मतलब चाल बराबर क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो पता ही होगा। चाल कितना दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 और प्लस स्पीड, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो विपरीत दिशा में आ रहा है तो इनका स्पीड जुड़ेगा, तो 3 + 6 क्या होगा, चाल। अब ये किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूरी किसमें है, दूरी 240 है, क्या मीटर है, 240 मीटर, और समय क्या है 10 सेकंड। अब ये जो दूरी बटे समय है ये क्या है, चाल है, और ये मीटर प्रति सेकंड में, ये मीटर में, ये सेकंड में, तो यहाँ से अगर हम 18 बटे 5 से गुणा कर दें तो क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। 18 बटे 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको काट दिए, ठीक, यहाँ था 5 गुणे 2 कर दिए, और यहाँ भी गुणे 2, क्यों, क्योंकि नीचे 10 हो जाएगा तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो 24 दूना, अच्छा 18 दूनी 36, 2 गुणे 12 गुणे 2 गुणे 18, क्यों, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, कैसे क्यों किया हमने, क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाए। कैसे, एक सेकंड, 18 ना लिख करके हम लिख सकते हैं, 18 ना लिखा, चलिए 18 लिखते हैं, 18, तो गुणा करते हैं, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, 72 में किससे गुणा करना है, 12 से, ठीक है, 72 में 12 से गुणा करना है, जितना आएगा उसी में से हमको 3 घटा देना है। अच्छा बटे 10 है, अभी बटे में कितना है 10, बटे में कितना है 10, अच्छा 72 गुणे 12 के ये कितना आएगा, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, और 12 पंचे 60, 12 से 72, 12 से 84, 84 और 2 86, 86.4, इसमें से अगर हम 3 घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, 3.0 घटा दीजिए, 4.3 और 8, 86.4, ये हमारा सही, ठीक है। आया सुन में, आया सुन में, देखिए करना क्या था, कुछ नहीं था। प्रश्न कह रहा है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 3 किलोमीटर की चाल से, प्रति घंटा की चाल से
रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चल रहे एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। बस इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं। अच्छा, ये अगर सवाल समझ में नहीं आया तो उसका एक मेन कारण ये हो सकता है कि जो इसके पहले 3 लेक्चर अपलोड हुआ था बेसिक वाला, उसको आपने नहीं देखा है। अगर वो आप देख लेंगे तो आपको जो रेलगाड़ी संबंधित है, अच्छा ट्रेन का तो एक अलग से चैप्टर बन के पड़ा है, मतलब एक ही लेक्चर है वो, ट्रेन का एक ही लेक्चर है वो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। वो आप देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक नाविक है जो धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है तो धारा की चाल बताओ। अच्छा, अगर चाल की बात हो रही है तो एक मान लेते हैं बोट है और एक स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है, धारा, और एक क्या है, बोट मतलब नाविक। नाविक को हम क्या कहते हैं, बोट मान लेते हैं। अच्छा, नाविक अच्छा धारा की दिशा में चल रहा है या धारा के विपरीत आ रहा है, धारा के विपरीत कल तभी आ सकता है जब स्ट्रीम की जो स्पीड है वो बोट की स्पीड से कम होगी, तभी वो वापस आएगा। तो इसलिए जब हम विपरीत दिशा की बात करेंगे तो बी माइनस एस करेंगे, ना कि एस माइनस बी। यहाँ तक समझा गए होंगे आप। अच्छा, क्या करें, धारा के अनुदिश मतलब धारा के साथ मतलब बी प्लस यस की स्पीड है तो स्पीड बराबर क्या, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है, 1 किलोमीटर, तो चाल कितना है, 5 मिनट। अच्छा, ये क्या है, 5 मिनट, 5 मिनट है। तो इसको अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, बटे 60, 60 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, घंटे में। अब देखिए ये क्या है, एक्स बटे वाई की मान में है, तो यहाँ से जब इसको सही से लिखेंगे तो ये 60 जो है वो ऊपर गुणा करेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 60 बटे 5, क्या मतलब क्या, 12, 12 पंच 60, ये क्या आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति, ठीक, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बी माइनस एस की बात करते हैं, मतलब बोट और स्ट्रीम का जो मतलब विपरीत दिशा में, क्या कह रहा है, धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर, स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर 1 घंटा में, तो स्पीड कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तो 1 घंटे में दिया है तो यहाँ पर ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या करें, धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल, धारा की चाल मतलब क्या, बोट की कि स्ट्रीम की, धारा की चाल कौन, स्ट्रीम की। अच्छा, हमने आपको ट्रिक बताया था, इस तरीके से अगर दिया रहे मतलब ए प्लस बी का वैल्यू, ए प्लस बी का वैल्यू या ए और ए माइनस बी का वैल्यू, यहाँ से बी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या बताया था आपसे, आपसे बताया था कि दोनों का योग कीजिए, दोनों का डिफरेंस देखिए, 12 में से 6 घटा दीजिए, 12 माइनस 6 और बटे 2 कर दीजिए, कितना आएगा, 6 बटे 2 कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से आसानी से आप, हमारा ऑप्शन एक सही है। अगर नहीं समझ पाए तो देखिए ये कैसे किया, थोड़ा विस्तार से भी देख सकते हैं। ये कितना है, बी प्लस एस कितना है, बी प्लस एस है 12, बी माइनस एस कितना है, बी माइनस एस कितना, ये है यस। अब हमें यस की वैल्यू चाहिए, यस की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम, डिफरेंस करेंगे। देखिए यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बी से बी घट जाएगा, बी से बी घट के 0 हो जाएगा, ये यस है ये भी यस है, तो क्या हो जाएगा 2 यस हो जाएगा। ये कितना, 12 में 6 गए 6, यहाँ से यस का वैल्यू, ठीक। या तो आप इस तरीके से करिए या तो शॉर्ट तरीका याद कर लीजिए आप कि अगर a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो वहां से अगर b के बाद जो माइनस वाला ज्ञात करना है तो माइनस करके 2 से भाग देना है, और अगर a वाला ज्ञात करना है मतलब पहले वाला जो प्लस में है तो दोनों का योग करके 2 से भाग देना है, ठीक। आप इस तरीके से इसको याद कर पाएंगे, रिलेट करके सवालों को लगा पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। और साथियों ये है हमारा लास्ट प्रश्न, आज का जो है वो लास्ट प्रश्न है। हमारा प्रैक्टिस हो रहा है मैथ के रिगार्डिंग, वो किसी भी मतलब परीक्षा में पूछा जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा लिखा है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में। अच्छा एक बात बताओ, ए कार्य कर रहा है 1/3 भाग कितने दिन में, 5 दिन में, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा। हम कह रहे हैं आपसे कि कोई आधा काम 2 दिन में करता है तो पूरा कहेंगे 4 दिन में। कैसे, आधा था 2 से गुणा कर दिया, हम कहे 1/4 भाग 2 दिन में, तो पूरा काम 8 दिन में, क्या 4 से गुणा कर दिया। उस तरीके से पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 या 15 दिन में, 15 डी लिख देते हैं यहाँ से, 15 दिन में ए पूरा काम कर देगा। आगे क्या कहा, बी उसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में, 10 दिन में। अब बताओ ये पूरा काम कितने दिन में हो, तो यहाँ 3 से गुणा किया, यहाँ भी 2/5 से गुणा करेंगे, 5 2 दूनी 4 दिन में हो जाएगा, ठीक। बी कितने दिन में करेगा, बी 4 दिन में कर देगा। कैसे देखिए, 2/5 भाग, एक सेकंड 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, कैसे, 10 का 5/2 करना पड़ेगा, 2 पंचे 10, 25 दिन लगाएगा, 25 दिन लगाएगा, ठीक। बी कितने दिन में, 25 दिन। गलती कैसे हुआ आप समझिए कि 2/5 भाग कितने दिन में, 10 दिन में, तो बताओ पूरा काम, तो 10/5/2 होगा ना, 10/5/2 से 5 से बात करते, तो 5 25 25 आ जाएगा, बी 25 दिन में का पूरा काम करेगा। अब प्रश्न आसान हो गया, प्रश्न लगा सकते हैं, क्या कह रहा है,
कि दोनों ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले काम बताइए कितना होगा। एक कर रहा है 15 दिन में, एक कर रहा है 15 दिन में, एक कर रहा है 25 दिन में। टोटल वर्क कितना बने बताइए आप। हम मान लेते हैं टोटल वर्क कितना, 15 छक्का 90, 5 गुणे 3, 5 गुणे 5, तो 5 25 75, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 75। हम मान लेते हैं टोटल वर्क कितना है 75, 15 पचे 75, 25 75, मतलब ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। दोनों मिलके करेंगे तो कितना हो जाएगा 75/8, 75। ये तो पूछ रहा है दोनों मिलकर काम कितने दिन में लगाइए। पहले तो बटे 8 होना चाहिए, यही सही, 9 8 72 3 75/8 3। ठीक है, इस तरीके से आज के जो हमारा प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त हुआ। साथियों लेक्चर कैसा लगा, जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये कैसा लग रहा है तो लाइक वीडियो को लाइक करते चलिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है, अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। और दोस्तों ये है रिकॉर्डेड वीडियो, तो यहाँ से प्रश्न के बाद उसका सोल्यूशन, प्रश्न उसके बाद सोल्यूशन, कोई कमेंट का झंझट नहीं है, मतलब आपको एक्स्ट्रा समय नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके से इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।